जय हिंद प्यारे साथियों। आज के क्लास में पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्यारे साथियों, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को आप सभी को मैं बता दूं। यह क्लास सिर्फ और सिर्फ डीएलएड एंट्रेंस एग्जामों के लिए नहीं है। यह क्लास आप सभी छात्र जो है, जहां पर जीके जीएस का वेटेज है, जैसे में यूपी पुलिस की बात किया जाए, यूपी पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस की बात किया जाए, या बिहार डीएलएड की बात किया जाए, या रेलवे की बात किया जाए, यह सभी में यह प्रश्नों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आपको हमने बताया था कि जीके जीएस साइंस हिंदी इंग्लिश आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। बिहार डीएलएड के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिहार डीएलएड के लिए हर चैप्टर पर कमांड रहेगा, और वह सभी चैप्टर पर कमांड रहेगा जिससे पूछने का संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया था, और एक चीज़ मैंने आप सभी को अच्छे से बताया था कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी बुक हो, उसमें से मैं 100 क्वेश्चंस आप सभी को कराऊंगा जो इतने महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में, अगर कंसेप्ट को समझकर आप पढ़े हैं मेरे वीडियोस को, तो आपके एग्जाम में वह सभी प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप सभी आसानी से बना देंगे। प्यारे साथियों, यह सभी महा VVI प्रश्न है, तो इसे आप लोग छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से यह सभी प्रश्न जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि इन सभी क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं। तो इनमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सभी क्वेश्चन को देखते चलना है और बड़ी प्यार से यह सभी क्वेश्चंस को करना है। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक चीज और आप सभी को बोल दें प्यारे साथियों, जैसे कि बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे, पढ़ाई पे फोकस रहता है, तो आप सभी के लिए मैं बताना एक बार चाह रहा हूं कि इस चैनल को आप सभी के हाथ में जिम्मेदारी है कि इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएं। इसलिए अभी जो है इस चैनल पे 4400 समथिंग सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर इसे पुरा दें, जिससे मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, और आप सभी के लिए मैं इससे भी बेहतर कंटेंट लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरा यह विश है, ये आप लोग अवश्य ही पूरा कर देंगे। चलिए पहला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए क्या लिख कर आया है। पहला प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि राजनीतिक दल आवश्यक किस चीज़ों के लिए है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, और बहुत ही खूबसूरत इसका उत्तर होगा कि राजनीतिक दल जो है आवश्यक है, वो आवश्यक है कहाँ? लोकतंत्र में आवश्यक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग सवाल नंबर 1 के राइट ऑप्शन अगर बी में टिक लगा रहे हैं तो बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया है, क्योंकि आप लोगों ने सही उत्तर को टिक लगाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आप सभी प्यारे साथियों से क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का, देखिए प्रश्नों का संख्या रहेगा इसी प्रकार। अब बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेगा, ऐसा नहीं कि घूम हुआ बहुत बड़ा नहीं रहेगा। डीएलएड बेसिकली एक मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, ना कि एक गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको है। यहाँ पर बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या आरओ हो, या सभी में होता क्या है कि आपके क्वेश्चंस के लेवल स्टैंडर्ड किए जाते हैं, लेकिन डीएलएड में एज ए नॉर्मल ही रखा जाता है ना। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 आप सभी प्यारे साथियों से क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है अपदस्थ कर सकता है? सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद और राज्यों की विधानसभाएं। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ कर सकता है, तो वो कर सकता है कौन? वो कर सकता है सांसद। राइट ऑप्शन मेरे साथियों आप सभी का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कितना अच्छा प्रश्न और खूबसूरत प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 3 में कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, और यह प्रश्न का सभी छात्र का उत्तर एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वह है वोटर लिस्ट। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, वो कहा जाता है वोटर लिस्ट। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में प्यारे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना
त्याग पत्र संबोधित करता है? कहाँ संबोधित करता है राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र? प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र जो है संबोधित करेंगे, कहाँ करेंगे? तो वह करेंगे राष्ट्रपति के यहाँ। तो राइट ऑप्शन चेला जी आप सभी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है? सवाल नंबर 5 में काफी खूबसूरत प्रश्न और आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 5 में कि भारत में संप्रभु कौन है? काफी लाजवाब प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए। भारत में संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग या मंत्री परिषद? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में जो संप्रभु है वो है भारत के लोग। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। और एक चीज आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से मेरे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, आप सभी का एक लाइक से। और कौन सा पैसा लगता है ना, तो लाइक दबा कर ठोक दीजिए। लाइक नहीं ठोकना है, अनलाइक ठोक दीजिए। कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो एक्टिविटीज आप लोग करेंगे जरूर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल? आप सभी साथियों को पता है कि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर यह सभी सम्मिलित थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सम्मिलित नहीं थे। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 6 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के साथ खड़ा है। पहला प्रश्न की तरह 7वां प्रश्न भी आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिस RN मिश्रा को, B जस्टिस PN भागवती को या C जस्टिस वेंकटेन स्वामी को या D जस्टिस MH वेग को? प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं किसे माना गया है? जस्टिस PN भागवती को। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 7 का हो जाएगा, वो होगा B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 8 आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? A 2026, B 2028, 2030 या 2032? प्यारे साथियों आप सभी का सही उत्तर जो आ रहा है 2026, जो कि बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों 2026 तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? प्यारे साथियों कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंडल की सलाह पर किया जाएगा। B राष्ट्रपति पुनर्नमा प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। C दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। या D राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों हो जाएगा आप सभी का D राष्ट्रपति जो है अपने आदेश के लिए कारण देने का बाध्य नहीं है। क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। राइट ऑप्शन आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी साथियों से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 10 आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है? आप सभी को बताना है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो देखिए उनका पुनः मनोनयन हो सकता है, जबकि ये गलत है। वे मात्र 2 ही बार मनोनीत हो सकते हैं, जो कि ये बात एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। राइट ऑप्शन अगर आप लोग B की ओर जा रहे हैं तो राइट ऑप्शन आपका सही है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11, और उम्मीद करते हैं कि लगभग साथियों को प्रश्नों का उत्तर सही होते जा रहे होंगे, क्योंकि यह सभी बहुत सरल प्रश्न हैं और आप लोगों को पहले से भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 226। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है प्रत्येक नागरिक। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों 226 हो जाएगा, अनुच्छेद 226 राइट ऑप्शन आप सभी का डी हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। सवाल नंबर 12 आप सभी साथियों से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 12 में कि इनमें से मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकती है। कौन सा जो अधिकार है इसमें आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही आसान इसका उत्तर भी है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ये गलत है। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जो कि ये 100% सही है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उनकी हालत गंभीरता है और उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है और वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहाँ पर उनको जो है इजाज़त दिया जाएगा कि उन्हें लॉकडाउन के भी समय उन्हें निलंबित नहीं किया जाए और उन्हें अस्पताल सही समय पर पहुँचाया जाए। तो मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, वो है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 13 कह रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन जो है विस्तृत कर सकता है? 4 ऑप्शन मेरे साथियों दिया गया है और आप सभी का उत्तर जो आ रहा है वह उत्तर आ रहा है संसद। राइट ऑप्शन है मेरे साथियों संसद। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को संसद द्वारा विस्तृत किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 14, किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है? 25वां, 32, 42 या 44वां? आप सभी साथियों का कौन सा उत्तर आ रहा है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और इसका सही उत्तर आप सभी का सही आ रहा है 25वें। संविधान 25वें के संशोधन अनुच्छेद के अनुसार 14, 19 और 31 के तहत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों का कानूनी वरीयता प्रदान किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 आप सभी से क्या कहा रहा है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे साथियों, आप सभी को बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। मेरे साथियों कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, जो कि ये गलत है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो कि ये गलत है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, जो कि ये 100% सही है। वैसे छात्र जो सी की ओर जा रहे थे सवाल नंबर 15 का, तो उसका राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों सवाल नंबर 16 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग, परमादर्शी संस्था, स्वयं स्वच्छता निगम या एक मंत्रालय? मेरे साथियों नीति आयोग का स्वरूप है परमादर्शिता संस्था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 17 में कि भारत नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वह कौन है? योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर? आप सभी साथियों को बताना है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर
18 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य या सदन के सचिवालय के महासचिव। तो मेरे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आप लोग राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता अगर आप लोगों ने सी मारा है, उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है मेरे साथियों। सवाल नंबर 18 का राइट ऑप्शन सी होगा, उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकेंड लास्ट यह प्रश्न हम लोगों का रहेगा मेरे साथियों। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन जो है बहुत आवश्यक है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन भी। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि गलत है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, जो कि ये भी गलत है। सवाल नंबर सी 19 का ऑप्शन सी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत, जो कि यह पुनः सही है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 19 का हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 से पहले एक और आप सभी के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक लाइक फिर से कर दें दबाकर और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया है कि डीएलएड से रिलेटेड हर एक प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगा और वह सभी ऐसे प्रश्न होंगे कि आपके एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आप लोग इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो है कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को? मेरे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। यह सभी बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत कन्फ्यूजन वाले भी प्रश्न हैं, तो इन लोगों को अच्छे से आप लोगों को देखना होगा। ऐसा नहीं कि आपसे पूछे क्या जा रहा है और आप उत्तर क्या दे रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर आप लोगों को 26 अगस्त दिया, 15 अगस्त की जगह पर 26 नवंबर अगर दे दिया जाए 1947, तो बहुत सारे स्टूडेंट 1947 में मारेंगे 1949 के जगह पर, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आने का संभावना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों यह पॉलिटी का क्लास आप सभी को ज़बरदस्त लाजवाब लगा होगा। कैसा लगा है किसी भी प्रकार का आपका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।